स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी रावी एम्प्रेस ऑफ द सेवन फ्लेम्स ए रीबर्थ कल्टिवेशन सागा जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। एपिसोड 25 अध्याय 101 द अनमार्क बिना पहचान का। अपनी सेवा के लगभग 15वें वर्ष में आन्या की अपनी मेज पर जो रिपोर्ट पहुंची उसमें अभयारण्य के सदियों पुराने संस्थागत अभ्यासों द्वारा अपने समन्वयकों को सिखाई गई उस सचेत और नपी तुली भाषा का कोई नामोनिशान नहीं था। उसके वरिष्ठ फील्ड समन्वयक ने एक ही महीने के भीतर 3 अलग अलग प्रांतों से जुटाए गए निष्कर्षों को सामने रखते हुए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, हम नहीं जानते कि यह क्या है। ये रोगी की चोरी नहीं है, न ही किसी अन्य दुनिया से पार आया हुआ कोई खोखला अस्तित्व। ये कुछ उससे कहीं अधिक विचित्र है। काल भ्रष्ट आत्माएं बिना किसी निशान, बिना किसी संघर्ष और बिना किसी ऐसे पैटर्न के पूरी तरह गायब हो रही है जिसे हमारे सदियों के संचित सिद्धांतों ने कभी दर्ज किया हो। आन्या ने पूछा, किस तरह गायब हो रही है? समन्वयक की आवाज में गहरा और असाधारण डर था। एक पल वे मौजूद थी जिनकी पुष्टि कई गवाहों ने की, और अगले ही पल वे बस गायब हो गई। न कोई शरीर, न कोई संघर्ष, और न ही थ्रेशोल्ड आर्काइव के अपने विद्वानों के लिए तलाशने वास्ते कोई फेट थ्रेड अवशेष, जबकि सबसे हिंसक और अचानक होने वाली मौतें भी आमतौर पर पीछे कुछ न कुछ छोड़ जाती है। यह ऐसा है मानो वे कभी वहां थी ही नहीं, सिवाय इसके कि दर्जनों लोग उन्हें ठीक उस पल तक स्पष्ट रूप से याद रखते हैं जब वे गायब हुई। इसके बाद जो जांच शुरू हुई, जिसमें गार्जियन काउंसिल और थ्रेशोल्ड आर्काइव दोनों के संयुक्त संसाधनों का उपयोग किया गया, उसने अभयारण्य के अपने 9 सदियों के संचित इतिहास में दर्ज किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक परेशान करने वाले पैटर्न की पुष्टि की। एक ही ऋतु के भीतर 7 पुष्ट मामले, जिनमें से प्रत्येक एक काल भ्रष्ट आत्मा थी जो बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गई, और जिनका एकमात्र समान बिंदु उनका साझा असामान्य स्वभाव था। संकट के कुछ महीनों बाद एक आपातकालीन परिषद के सामने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए आर्काइव के वरिष्ठ विद्वान ने रिपोर्ट दी, मैंने हर ऐतिहासिक मिसाल का आपस में मिलान कर लिया है। हमारे 9 सदियों के प्रलेखन में ऐसी कोई भी चीज इससे मेल नहीं खाती। न तो वसंत की चोरी जिससे निष्कर्षण के स्पष्ट प्रमाण मिले थे, और न ही खोखले प्राणी का भोजन जिससे मापने योग्य प्राणक्षीणता प्राण डिप्लीशन छोड़ी थी। ये पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के बीच की सीमा ने खुद आगे बढ़कर उस चीज को वापस ले लिया है जो उसने कभी दी थी। इस बात के निहितार्थ से अपनी छाती में एक ठंडी सिहरन महसूस करते हुए आन्या ने पूछा, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि इन आत्माओं को वापस सीमा पार खींचा जा रहा है? विद्वान ने स्वीकार किया, मैं नहीं जानता, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो ये कुछ ऐसा है जिस पर हमने इन क्रॉसिंग्स के अध्ययन की 9 सदियों में एक बार भी विचार नहीं किया कि सीमा स्वयं एक निष्क्रिय, एक दिशा वाली घटना नहीं हो सकती जिसे हम केवल देखते हैं और कभी कभार सावधानी से प्रभावित करते हैं। इसकी अपनी कोई एजेंसी हो सकती है, या इसका अपना कोई प्राकृतिक सुधारात्मक तंत्र हो सकता है जिसे हमने पहले कभी सक्रिय नहीं किया होगा। द केप रिकॉर्ड का अपना सचेत अत्यावश्यक पत्राचार, जो 2 संस्थानों के लंबे समय से स्थापित संचार चैनलों के माध्यम से हफ्तों के भीतर आ पहुंचा, इस बात की पुष्टि करता था कि यह संकट केवल भुवनमंडल तक ही सीमित नहीं था। सेरा की उत्तराधिकारी ने अपनी औपचारिक तात्कालिकता वाले संदेश में, जो आन्या की बढ़ती चिंता से मेल खाता था, रिपोर्ट दी, हमने अपने खुद के दायरे में इसी तरह की 4 गायब होने की घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है। पैटर्न आपके साथ बिल्कुल मेल खाता है। अचानक, बिना निशान के गायब होना, संघर्ष या निष्कर्षण का कोई प्रमाण नहीं, जो केवल पुष्टि की गई काल भ्रष्ट आत्माओं को प्रभावित कर रहा है। आन्या ने पूरी और परेशान करने वाले निहितार्थ को समझने के लिए अपनी वरिष्ठ परिषद को इकट्ठा करते हुए कहा, ये कई दुनिया में एक साथ हो रहा है। जो भी इसका कारण है, ये किसी एक दुनिया की विशेष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। ये सीमा से जुड़ा कुछ है, या जो भी सीमा को नियंत्रित करता है, हर उस दुनिया में जिसे ये छूती है। यह मेहर थी, जो अब थ्रेशोल्ड आर्काइव के भीतर एक जूनियर विद्वान के रूप में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित थी, और रावी की मूल कहानी के प्रति जिनका शुरुआती आकर्षण एक सच्ची, समर्पित विशेषज्ञता में बदल चुका था, जिन्होंने सबसे पहले एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसने उपस्थित परिषद को किसी भी पिछले स्पष्टीकरण की तुलना में अधिक विचलित कर दिया। उन्होंने अपनी सावधानीपूर्वक, यदि परेशान करने वाली परिकल्पना को प्रस्तुत करते हुए पूछा, क्या होगा यदि यह कोई खतरा नहीं है? क्या होगा यदि यह एक सुधार, करेक्शन है? देविका की सदियों पुरानी छात्रवृत्ति ने पुष्टि की थी कि रोगी की चोरी जहां भी हुई, जितनी पूरी तरह से हमारे अपने संस्थानों ने इसका दस्तावेजीकरण किया और जवाब दिया, उतनी ही कम होती गई।
क्या होगा यदि दुनिया के बीच की सीमा इसी तरह के सिद्धांत पर काम करती है? आपसी मेल जोल की संचित सीमा पूरी होने पर काल भ्रष्ट आत्माओं को वापस ले लेना, ठीक वैसे जैसे कोई शरीर किसी भी चीज की अधिकता को स्वाभाविक रूप से अस्वीकार कर सकता है, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से कितनी भी हानिरहित क्यों न हो। आन्या ने धीरे से कहा, आप ये सुझाव दे रही हैं कि काल भ्रष्ट आत्माओं का अस्तित्व स्वयं ही सीमित हो सकता है, और हम अपने रिकॉर्ड किए गए इतिहास में पहली बार उस सीमा को लागू होते हुए देख रहे हैं। मेहर ने स्वीकार किया, मुझे नहीं लगता कि मैं सही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो ये बताता है कि यह अब क्यों हो रहा है। कई दुनिया के बीच लगातार बढ़ते, जानबूझकर संपर्क के 10 सदियों के बाद हमारा अपना संदेश भेजना, अर्जाव का पार जाना, पूरा सिस्टर अभयारण्य संबंध। शायद हमने सिर्फ कुछ ऐसा बना दिया है जो हमारे किसी भी संस्थापक के इरादे से कहीं अधिक बड़ा है, और सीमा को जो भी नियंत्रित करता है उसने आखिरकार ध्यान दे दिया है। अध्याय 102 सीमा क्या चाहती है? मेहर के परेशान करने वाले सिद्धांत ने आने वाले महीनों में एक गंभीर और केंद्रित जांच को जन्म दिया। इसके तहत थ्रेशोल्ड आर्काइव की सदियों की संचित छात्रवृत्ति, केप्ट रिकॉर्ड के समानांतर निष्कर्ष और अभयारण्य के लंबे इतिहास में पहली बार ओपन लेजर की सदियों लंबी रोगी पहुंच द्वारा संपर्क स्थापित करने में सफल रहे अन्य सभी पुष्ट क्षेत्रों को औपचारिक व आवश्यक अनुरोध भेजा गया। संकट के कुछ महीनों बाद संयुक्त निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हुए आर्काइव के वरिष्ठ विद्वान ने रिपोर्ट दी, अन्य पुष्ट क्षेत्रों में से 3 ने इसी तरह के गायब होने की सूचना दी है। ये सभी लगभग एक ही ऋतु के भीतर शुरू हुए, ऐसे क्षेत्रों में जिनका एक दूसरे से कोई सीधा संपर्क नहीं है, और वे केवल हमारे अभयारण्य की निरंतर पहुंच के साथ अपने साझा, स्वतंत्र संबंधों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आन्या ने धीरे से कहा, वो सह संबंध गहराई से चिंताजनक है। यदि गायब होने की घटनाएं बिना किसी सीधे संबंध वाले क्षेत्रों में एक साथ शुरू हुई, लेकिन जो सभी विशेष रूप से हमारे साथ संबंध साझा करती हैं, तो मेहर का अपना सिद्धांत केवल एक परेशान करने वाली परिकल्पना से कहीं अधिक हो सकता है। आन्या ने अभयारण्य की अपनी सबसे अनुभवी जीवित फेट ट्रेड थ्योरी विशेषज्ञ तारिणी नाम की एक काफी बुजुर्ग विद्वान को बुलाया, जिनके दशकों के अध्ययन ने सदियों पहले तारा के मूल फाउंडेशनल कार्य पर सीधे निर्माण किया था। पूरा संचित साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आन्या ने उनसे कहा, मुझे आपके ईमानदार आकलन की आवश्यकता है। क्या ये संभव है कि क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने और जानबूझकर किए गए हमारे सदियों के प्रयासों ने किसी ऐसे प्राकृतिक सुधार करेक्शन को भड़का दिया हो जिसे हमने पहले कभी सक्रिय नहीं किया हो? तारिणी ने अपने दशकों के अध्ययन से अर्जित विशेष गंभीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार किया। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा मानना है कि यह संभव है। जिन पुराने ग्रंथों का अध्ययन कभी तारा ने खुद किया था, वे हमेशा ये सुझाव देते थे कि स्वर्ग का अंतर्निहित सिद्धांत एक नाजुक प्राकृतिक संतुलन में मौजूद है। हर काल भ्रष्ट क्रॉसिंग उस संतुलन में एक वास्तविक अनियमितता का प्रतिनिधित्व करती है, एक ऐसी आत्मा का अस्तित्व जो मृत्यु और पुनर्जन्म के साधारण तर्क के अनुसार नहीं होनी चाहिए। ऐसी एक भी अनियमितता जो अलग थलग और दुर्लभ हो, बिना किसी परिणाम के बस समाहित हो सकती है। लेकिन अगर हमारी सदियों की जानबूझकर की गई पहुंच ने कई क्षेत्रों में एक साथ ऐसे क्रॉसिंग्स की आवृत्ति और जानबूझकर किए जाने वाले प्रयासों को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है, तो शायद हमने आखिरकार उस सीमा को पार कर लिया है जिसे वह प्राकृतिक संतुलन चुपचाप सहन कर सकता है। आन्या ने पूछा, क्या हम इसे उलट सकते हैं? या यहाँ तक कि यह भी समझ सकते हैं कि ठीक क्या किसी विशिष्ट आत्मा के गायब होने को ट्रिगर करता है, ताकि शेष बची हुई आत्माओं की रक्षा की जा सके? तारिणी ने ईमानदारी से स्वीकार किया, मैं नहीं जानती। मैंने प्रत्येक प्रलेखित मामले की समीक्षा करने में काफी समय बिताया है। मुझे ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिल सका जिससे ये पता चले कि कौन सी आत्माएं ली जाती हैं और कौन सी शेष रहती हैं, सिवाय इसके कि वे काल भ्रष्ट प्रकृति की हैं। यदि यह वास्तव में किसी जानबूझकर किए जा रहे लक्ष्य के बजाय एक प्राकृतिक सुधार है, तो मुझे डर है कि यह सुरक्षा या बातचीत का वैसे जवाब नहीं दे सकता जैसे इस अभयारण्य ने अतीत के हर खतरे का सामना करते हुए अंततः उत्तर दिया है। यह अवलोकन किसी भी पिछले संकट की तुलना में कहीं अधिक भारी वजन के साथ असेंबल्ड काउंसिल, एकत्रित परिषद, पर छा गया। ये मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा दुश्मन नहीं था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या प्राचीन क्यों न हो, बल्कि यह एक मौलिक ब्रह्मांडीय सिद्धांत था जो बस उदासीन रूप से उस चीज को वापस ले रहा था जिसे वो कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में छोड़ने के इरादे से नहीं था। यह एक बार फिर मेहर थी जिन्होंने वो कठिन प्रश्न उठाया जिसे एकत्रित बुजुर्गों में से किसी ने भी अभी तक सीधे तौर पर कहने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने कहा, यदि यह वास्तव में एक प्राकृतिक सुधार है, तो क्या हमें वास्तव में इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, या इसके खिलाफ लड़ने का प्रयास करने से किसी बदतर स्थिति को भड़काने का जोखिम पैदा हो जाएगा?
जो किसी संक्रमित घाव को ठीक से, भले ही दर्दनाक तरीके से, हल होने देने के बजाय उसे जबरदस्ती बंद करने के ब्रह्मांडीय समतुल्य है। ये प्रश्न वास्तविक और असहज वजन के साथ सामने आया। आन्या ने धीरे से कहा, आप ये सुझाव दे रही हैं कि हमें लड़ने के बजाय इन नुकसानों को चुपचाप स्वीकार करने की आवश्यकता हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे हमने हर पिछले खतरे से लड़ाई की है। मेहर ने सावधानी से कहा, मैं ये सुझाव दे रही हैं कि हम अभी तक ये जानने के लिए पर्याप्त नहीं जानते हैं कि क्या लड़ना ही सही प्रतिक्रिया है। मैं इसे हल्के में नहीं कह रही हूँ, गाजिन। मैं समझती हूँ कि काल भ्रष्ट होना खुद क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी अपनी सदियों की प्रवृत्ति, किसी खतरे की पहचान करना और दृढ़ व संकल्पित प्रतिरोध के साथ उसका जवाब देना, शायद किसी ऐसी चीज पर लागू न हो जो कोई खतरा नहीं है, बल्कि केवल प्राकृतिक ब्रह्मांड द्वारा उस असंतुलन को सुधारना है जिसे हमने अनजाने में खुद पैदा किया होगा। आन्या ने कई कठिन दिनों तक इस असहज संभावना के पूरे भार के साथ विचार किया और एक ऐसे फैसले के विशेष अकेलेपन को महसूस किया जिसके दांव किसी भी संकट की तुलना में कहीं अधिक बड़े और अनिश्चित थे, जिसे उनके पूर्ववर्तियों ने प्रलेखित किया था। उन्होंने अंततः केप रिकॉर्ड और अन्य पुष्ट क्षेत्रों के नेतृत्व के साथ एक संयुक्त परिषद बुलाई, जिसे एक सहस्राब्दी की संचित छात्रवृत्ति द्वारा परिष्कृत की गई सावधानीपूर्वक श्रमसाध्य संचार विधियों के माध्यम से आयोजित किया गया था। उन्होंने एकत्रित बहुक्षेत्रीय सभा से कहा, मेरा मानना है कि हम कम से कम उन्हें पूरी तरह से समझे बिना इन नुकसानों को चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि मेहर की अपनी सावधानी वास्तविक विचार के योग्य है। मैं प्रस्ताव करती हूं कि हम अपनी सबसे जानबूझकर की जाने वाली विस्तारवादी पहुंच, भौतिक क्रॉसिंग्स, नए संपर्क की निरंतर खेती को रोक दें, जबकि हम इस घटना का अधिक सावधानी से अध्ययन करें, बजाय इसके कि वर्तमान में कई हो रहे सुधार को और तेज करने का जोखिम उठाया जाए। सेरा की उत्तराधिकारी ने सावधानीपूर्वक संचार लिंक के पार स्पष्ट किया, एक ठहराव, कोई आत्मसमर्पण नहीं। आन्या ने पुष्टि की, एक ठहराव। ये समझने के लिए पर्याप्त समय, ईमानदारी और पूरी तरह से कि हम वास्तव में किस चीज का सामना कर रहे हैं, इससे पहले कि हम तय करें कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, स्वीकृति या कुछ ऐसा जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है, वास्तव में वर्तमान में इस अनिश्चितता के बीच जी रही आत्माओं की सेवा करती है। अध्याय 103, ठहराव, द पॉज, औपचारिक ठहराव। एक बार जब प्रत्येक पुष्ट क्षेत्र की अपनी भाग लेने वाली संस्था में लागू कर दिया गया, तो उसने अभयारण्य के लंबे समय से स्थापित जानबूझकर संपर्क साधने के जानबूझकर बनाए गए तालमेल में एक वास्तविक और असहज शांति ला दी। कोई नई पार जाने की कोशिश नहीं, पहले से स्थापित संबंधों से परे किसी अन्य क्षेत्र के साथ संपर्क को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं, बस उस चीज का सावधानीपूर्वक और धैर्यवान अवलोकन जो गायब होने की घटनाओं के माध्यम से लगातार सामने आ रहा था। ठहराव के कुछ महीनों बाद मेहर ने थ्रेशोल्ड आर्काइव के निरंतर दस्तावेजीकरण को सीधे आन्या के सामने प्रस्तुत करते हुए रिपोर्ट दी। इस ऋतु में 3 और लोग गायब हो गए, इस बार सभी भुवनमंडल के अपने महाद्वीप के भीतर ही। ठहराव ने इस परिघटना को नहीं रोका है, बल्कि इसके पीछे के कारणों में केवल हमारे अपने सक्रिय योगदान को रोका है। आन्या ने पूछा, क्या यह आपके मूल सिद्धांत की पुष्टि करता है या उसे और उलझा देता है? मेहर ने इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया। उसने स्वीकार किया, मुझे लगता है कि यह इसे उलझा देता है। यदि हमारी अपनी जानबूझकर की गई पहुंच ही प्राथमिक कारण होती, तो मैं उम्मीद करती कि ठहराव कम से कम गायब होने की दर को धीमा कर देता। इसके बजाय ये लगभग पहले जैसी गति से जारी है, जो ये सुझाव देता है कि जो भी सुधार हो रहा है वो शायद पहले से ही अपनी गति से चल रहा है, इस बात से पूरी तरह स्वतंत्र है कि हम इसमें सक्रिय रूप से योगदान देना जारी रखते हैं या नहीं। असहज निहितार्थ कि अभयारण्य की अपनी सतर्क और संयमपूर्ण प्रतिक्रिया ने आगे के लाभकारी संपर्क को त्यागने के अलावा और कुछ हासिल नहीं किया था, बिना इसके कि चल रहे नुकसान में कोई वास्तविक कमी आई हो, ने ठहराव के निरंतर मूल्य पर एक वास्तविक और कठिन पुनर्विचार को जन्म दिया। ठहराव के कुछ महीनों के दौरान एक तनावपूर्ण विचार विमर्श के बदले में परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य ने तर्क दिया, यदि संयम वास्तव में आगे गायब होने से नहीं रोक रहा है, तो शायद हम खुद को और अपनी बहन संस्थाओं को निरंतर संपर्क के लाभ से वंचित कर रहे हैं, बिना बदले में कोई वास्तविक सुरक्षा प्राप्त किए। मेहर ने खंडन किया, या शायद ये सुधार पहले से ही पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और हमारा अपना निरंतर संयम इसे बदतर होने से रोक रहा है, जैसा कि यह अन्यथा हो सकता है। हमारे पास ये जानने के लिए अभी पर्याप्त डेटा नहीं है कि कौन सी व्याख्या सही है, और मुझे लगता है कि ऐसा करने से पहले सावधानी का त्याग करना एक पहले से ही कठिन स्थिति को काफी हद तक और बदतर बना देने का जोखिम उठाना है। आन्या ने आने वाले महीनों में खुद को मेहर की सावधानीपूर्वक और धैर्यवान कार्यप्रणाली की ओर तेजी से आकर्षित पाया। वह न तो प्रतिरोध या इस्तीफे की ओर जल्दी कर रही थी,
बल्कि किसी भी विशेष प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध होने से पहले इस परिघटना की पूरी तरह से और गहराई से जांच कर रही थी। अपनी नियमित सलाहकारों में से एक के दौरान उसने मेहर से पूछा, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आपको लगता है कि हम कभी इसका कोई स्पष्ट जवाब पा सकेंगे? या क्या ये संभव है कि यह केवल उन सवालों में से एक है, जैसे साराला का अपना पुराना दुख या ईशानी की अपनी मां की सदियों पुरानी दयालुता के बारे में कोई अनुत्तरित आश्चर्य, एक ऐसा रहस्य जो कभी पूरी तरह से हल नहीं होता है, भले ही हम कितनी भी धैर्यपूर्वक इसकी जांच जारी रखें? मेहर एक लंबी पल के लिए चुप रही और उसी सावधानीपूर्वक गंभीरता के साथ प्रश्न पर विचार किया जिसने पहली बार एक बच्चे के रूप में स्मारक हॉल के सबसे पुराने खंड में अकेले बैठे हुए उसे चिन्हित किया था। उसने अंततः स्वीकार किया, मैं नहीं जानती। मुझे लगता है कि यह केवल एक ईमानदार जवाब है, गार्जियन, भले ही इसे देने में कितना भी असंतोषजनक महसूस क्यों न हो। मुझे लगता है कि कुछ रहस्य वास्तव में हल हो जाते हैं, आखिरकार पर्याप्त धैर्यवान जांच के माध्यम से। मुझे लगता है कि अन्य रहस्यों को बस बिना हल किए ही साथ लेकर चलना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे काव्या ने एक बार सीमा पार अपने मूल संदेश के अनिश्चित भाग्य को धोना सीखा था। धैर्यवान चल रही जांच की इस असहज अवधि के दौरान ही अभयारण्य को एक अप्रत्याशित संचार प्राप्त हुआ, उसकी स्थापित बहन संस्थाओं में से किसी से नहीं, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र से जिसके साथ थ्रेशोल्ड आर्काइव की अपनी काफी छात्रवृत्ति ने पहले कभी संपर्क की पुष्टि नहीं की थी। संकट के अपने काफी भारी वजन के बावजूद वास्तविक और चौंकाने वाली उत्तेजना के साथ खोज को प्रस्तुत करते हुए आर्काइव के वरिष्ठ विद्वान ने रिपोर्ट दी, एक संदेश। यह उसी सीमा तंत्र के माध्यम से आया है जिसका हमारे अपने अनुसंधान के सदियों से अध्ययन किया है, लेकिन यह एक ऐसे स्रोत से उत्पन्न हुआ है जो हमारे किसी भी मौजूदा पुष्ट संबंध से पूरी तरह से अपरिचित है। आन्या ने पूछा, यह क्या कहता है? विद्वान ने झिझकते हुए कहा, हम अभी भी अनुवाद पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिन टुकड़ों को हमने अब तक पास करने में प्रबंधित किया है, वे ये सुझाव देते हैं कि प्रेषक हमारे अपने वर्तमान संकट से अवगत है। वास्तव में इस तरह से अवगत है, जो ये सुझाव देता है कि उन्होंने अपने स्वयं के क्षेत्र के इतिहास में काफी पहले इसी तरह की किसी चीज का अनुभव किया होगा। थ्रेशोल्ड आर्काइव के सबसे कुशल भाषाई विद्वानों के संयुक्त प्रयास से आने वाले हफ्तों में ठीक से अनुवादित होने के बाद संदेश ने कुछ ऐसा प्रकट किया जिसने संकट की अभयारण्य की पूरी समझ को ही नया आकार दे दिया। संदेश में सावधानीपूर्वक और श्रमसाध्य रूप से प्रस्तुत लिपि में लिखा था, हमने कुछ समय के लिए आपके क्षेत्र के संपर्क के बढ़ते जाल को देखा है। हम पहचानते हैं कि आप अब क्या अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने क्षेत्र ने ठीक उसी सुधार का अनुभव किया था कई शताब्दियों पहले, जब हमारे अपने महत्वाकांक्षी विद्वानों ने पहली बार एक साथ कई सीमाओं के पार संपर्क को जानबूझकर विकसित करना शुरू किया था। हम इससे बचे। हमें विश्वास है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर प्रतिरोध नहीं है और न ही यह साधारण स्वीकृति है। हमें विश्वास है कि इसका उत्तर एक अलग प्रकार का धैर्य है, जैसा आपने अभी तक प्रयास नहीं किया है। अध्याय 104 एल्डर रियल, प्राचीन दुनिया। इसके बाद जो सावधानीपूर्वक और सतर्क पत्राचार हुआ, जो अगले 2 वर्षों तक चला, क्योंकि थ्रेशोल्ड आर्काइव के अपने भाषाविदों ने अनुवाद के विश्वसनीय तरीकों को धीरे धीरे विकसित किया, उसने एक ऐसे क्षेत्र को उजागर किया जिसके बारे में अभयारण्य की अपनी सदियों की पर्याप्त छात्रवृत्ति ने पहले कभी पता नहीं लगाया था। एक ऐसी दुनिया जिसकी अपनी संस्था, जो खुद को केवल कीपर्स कहती थी, ने जाहिर तौर पर भुवनमंडल के सामने आए ठीक उसी संकट का सामना अपने ही क्षेत्र के इतिहास में कई शताब्दियों पहले किया था। अनुवाद को आन्या और एकत्रित परिषद के सामने प्रस्तुत करते हुए मेहर ने रिपोर्ट दी, वे इसे द रिकनिंग, हिसाब किताब या अंतिम परीक्षा कहते हैं। यह उस परिघटना के लिए उनका अपना शब्द है जिसका हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं, काल भ्रष्ट आत्माएं, या उनके क्षेत्र की भाषा में इसके समतुल्य जो भी कहा जाता है। जब क्षेत्रों के बीच संपर्क पर्याप्त रूप से जानबूझकर और व्यापक हो जाता है, तो उन्हें सीमा द्वारा वापस ले लिया जाता है। आन्या ने पूछा, वे इससे कैसे बचे? अनुवादित पत्राचार को ध्यान से पढ़ते हुए मेहर ने कहा, विरोध करके नहीं, और नहीं केवल नुकसान को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करके। वे किसी ऐसी चीज का वर्णन करते हैं जिसे वे धैर्यवान गवाही, पेशेंट विटनेसिंग कहते हैं। रिकनिंग द्वारा अंततः दावा की गई हर आत्मा का सम्मान करना और उन्हें याद रखना जारी रखना, ठीक उसी तरह जैसे हमारी अपनी स्मारक परंपरा रोगी की चोरी में खोए हर नाम का सम्मान करती है, बिना किसी ऐसे प्राकृतिक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के खिलाफ लड़ने का प्रयास किए जिसके बारे में उनका मानना था कि यह किसी भी संस्था की रोकथाम की शक्ति से परे थी। इस खुलासे ने अभयारण्य के अपने एकत्रित नेतृत्व के बीच एक वास्तविक और कठिन पुनर्विचार को जन्म दिया। परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य ने धीरे से कहा, वे सुझाव दे रहे हैं कि हम बस इसे स्वीकार कर लें।
कि नुकसान जारी रहेगा हमारे किसी भी प्रयास के बावजूद, और हमारी अपनी वास्तविक जिम्मेदारी केवल लड़ना नहीं बल्कि सम्मान करना और याद रखना है। मेहर ने सावधानी से कहा, मुझे नहीं लगता कि बस स्वीकार कर लेना उस चीज को पूरी तरह दर्शाता है जिसका वे वास्तव में वर्णन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे साराला द्वारा अंजलि को सदियों पहले सिखाई गई बात के करीब किसी चीज का सुझाव दे रही है कि कुछ घावों को मिटाया नहीं जा सकता, उन्हें केवल ईमानदारी से धोया जा सकता है, और उन्हें ईमानदारी से धोना अपने आप में उचित प्रतिरोध में विफलता के बजाय एक वास्तविक सार्थक प्रतिक्रिया है। आन्या इस पुनर्विचार के साथ एक लंबी पल के लिए बैठी रही और एक ऐसे दर्शन के विशेष भार को महसूस किया जो अभयारण्य की अपनी सदियों के धैर्यवान दृढ़ प्रतिरोध द्वारा विकसित लगभग हर प्रवृत्ति के विपरीत था। उन्होंने पूछा, क्या उनके अपने क्षेत्र में द रिकनिंग आखिरकार समाप्त हो गई? मेहर ने पत्राचार का सावधानीपूर्वक परामर्श लिया। उसने कहा, उनका मानना है कि हाँ, लगातार नुकसान के कई दशकों के बाद परिघटना धीरे धीरे धीमी हो गई और अंततः पूरी तरह से रुक गई। हालांकि वे कभी भी यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं हो पाए कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, या क्या उनकी अपनी धैर्यवान गवाही ने वास्तव में उस समाधान में योगदान दिया था, या क्या यह उनकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना अपनी प्राकृतिक गति से समाप्त हो गई। आन्या ने कहा, तो हमें शायद इस स्थिति से केवल बाहर निकलने का इंतजार करना होगा। रास्ते में जिसे भी हम खोते हैं उसका सम्मान करना जारी रखना होगा, बिना इस किसी गारंटी के कि हमारे अपने कार्य वास्तव में इस बात को प्रभावित करते हैं कि यह कब या कैसे समाप्त होता है। मेहर ने पुष्टि की, मेरा मानना है कि कीपर्स ठीक यही सुझाव दे रहे हैं। हाँ, औपचारिक निर्णय, जिसे अभयारण्य के लंबे इतिहास में प्रत्येक महत्वपूर्ण संस्थागत विकल्प के लिए आवश्यक समान सावधानीपूर्वक पूर्णता के साथ आने वाले महीनों में बहस किया गया था, ने अंततः ओपन लेजर के चल रहे संकट से निपटने के तरीके में एक बड़ा बदलाव स्थापित किया। अपनी सावधानीपूर्वक जांच को पूरी तरह से त्यागना नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिक प्रतिक्रिया को ठीक उसी धैर्यवान गवाही के इर्द गिर्द पुनर्परिभाषित करना जिसका कीपर्स ने वर्णन किया था। अभयारण्य के अपने औपचारिक संशोधित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए आन्या ने एकत्रित समुदाय से कहा, हम रिकनिंग द्वारा दावा की गई प्रत्येक आत्मा का दस्तावेजीकरण करना जारी रखेंगे। उनके नाम हमारे स्मारक हॉल में जोड़े जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे अपने पर्याप्त इतिहास में रोगी की चोरी के प्रत्येक पिछले शिकार का सम्मान किया गया है। हम यह नाटक नहीं करेंगे कि यह नुकसान स्वीकार्य है या कि यह हमें गहराई से दुखी नहीं करता है, लेकिन हम इसे बल या चतुर रणनीति से हराए जाने वाले दुश्मन के रूप में मानना भी बंद कर देंगे, जिस तरह से हमने इस अभयारण्य के सामने आने वाले हर पिछले खतरे को हराया है। कुछ चीजों के लिए ऐसा लगता है बस एक अलग प्रकार के साहस की आवश्यकता होती है, लड़ने के बजाय ईमानदारी से गवाही देने का साहस। इसके बाद के वर्षों में इसी पुनर्परिभाषित दर्शन का एक कठिन चल रहा परीक्षण हुआ। भुवनमंडल और इसके कई पुष्ट बहन क्षेत्रों दोनों में काल भ्रष्ट आत्माएं गायब होती रहीं। प्रत्येक नुकसान को सावधानीपूर्वक, ईमानदारी से प्रलेखित और सम्मानित किया गया, इस बात के किसी भी स्पष्ट संकेत के बिना कि क्या अभयारण्य की अपनी धैर्यवान गवाही ने वास्तव में परिघटना के अंतिम समाधान को प्रभावित किया था, या क्या वो समाधान, जब भी वो अंततः आया, बस अपनी खुद की उदासीन समय रेखा पर आता। इस कठिन चल रही अवधि के कुछ वर्षों बाद रिकनिंग द्वारा दावा किए गए नामों के लगातार बढ़ते संग्रह की समीक्षा करते हुए मेहर ने आन्या से कहा, मैं अक्सर कीपर्स के बारे में सोचती हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उन्होंने कभी इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया कि उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी अपनी धैर्यवान गवाही वास्तव में मायने रखती थी या नहीं, या क्या अंत बस उनके द्वारा की गई किसी भी चीज की परवाह किए बिना आ गया। आन्या ने स्वीकार किया, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है इस अभयारण्य ने 10 शताब्दियों में जिन चीजों को सहन किया है, उन्हें देखते हुए अनिश्चितता के साथ शांति बनाना शायद इस बात का हिस्सा हो सकता है कि धैर्यवान, ईमानदार संस्थाओं को अंततः क्या सीखना चाहिए कि हर संकट एक स्वच्छ जीत में समाधान नहीं होता है, और कभी कभी साहस का वास्तविक पैमाना केवल ईमानदारी से और निष्ठा से, जो भी आगे आता है, उसके लिए उपस्थित होना है, इस बात की कोई गारंटी के बिना कि कहानी आखिरकार कैसे समाप्त होती है। अध्याय 105 लंबी गवाही। ओपन लेजर और इसके कई पुष्ट संस्थानों दोनों में समान रूप से अपनाए गए धैर्यपूर्वक गवाही के औपचारिक अभ्यास ने आने वाले दशकों में सैंक्चुरी के अपने काफी बड़े समुदाय द्वारा धीरे धीरे कुछ ऐसा रूप ले लिया जिसे न तो जीत समझा गया और न ही हार, बल्कि एक पूरी तरह से नए प्रकार की धैर्यवान, ईमानदार सेवा समझा गया। एक ऐसी सेवा जिसके लिए किसी भी पिछले संकट की तुलना में कहीं अधिक भावनात्मक सहनशक्ति की आवश्यकता थी, ठीक इसलिए क्योंकि इसमें काम करने के लिए कोई स्पष्ट समाधान मौजूद नहीं था। मेहर, जो अब थ्रेशहोल्ड आर्काइव द्वारा रिकनिंग के चल रहे दस्तावेजीकरण का औपचारिक रूप से नेतृत्व कर रही थी, ने इन कठिन वर्षों में
इस प्रकार के निरंतर शोक के लिए एक सावधानीपूर्वक अनुष्ठानिक अभ्यास विकसित किया, एक औपचारिक समारोह जो हर बार इस घटना द्वारा किसी अन्य आत्मा को ग्रास बनाए जाने पर आयोजित किया जाता था। इसमें सैंक्चुरी की सदियों पुरानी ईमानदार श्रद्धांजलि की परंपरा को एक ऐसी नई चीज के साथ जोड़ा गया जो विशेष रूप से कीपर्स की अपनी कठिनाइयों से अर्जित बुद्धिमत्ता से जन्मी थी। उन्होंने एक युवा प्रशिक्षु को अपनी समर्पित प्रथा के कुछ 15 साल बाद समझाया, हम एकत्र होते हैं और हम उनका नाम बोलते हैं और रिकनिंग द्वारा उन्हें ग्रास बनाए जाने से पहले उनके जीवन की जो भी कहानी हम ठीक से जान पाए थे उसे बयां करते हैं। जो हुआ उसे बदलने के लिए नहीं, केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह मायने रखता था कि हमारे बीच उनका संक्षिप्त समय, भले ही वह कैसे भी समाप्त हुआ हो, एक अनिश्चित उदासीन मौन में चुपचाप गायब होने के बजाय उचित रूप से देखा और सम्मानित किया गया है। ये प्रथा हालांकि भावनात्मक रूप से मांग करने वाली थी, लेकिन आने वाले दशकों में संचित शोक के बजाय आपसी अप्रत्याशित शक्ति का एक वास्तविक स्रोत बन गई। संतान के अपने तत्कालीन उत्तराधिकारी, एक विचारशील महिला जिसका नाम किरण था, ने सैंक्चुरी की धैर्यपूर्वक गवाही की अपनी काफी बड़ी प्रथा की समीक्षा करते हुए अपनी सेवा के कुछ दशकों बाद देखा, मुझे लगा था कि यह अंततः हम सभी में कुछ तोड़ देगा, बिना किसी स्पष्ट तरीके से पीछे हटने या अगले को रोकने के रास्ते के एक के बाद एक नुकसान को देखना। इसके बजाय मैं पाती हूं कि इसने इस समुदाय को हमारे अपने लंबे इतिहास में लगभग किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक करीब ला दिया है, एक साझा ईमानदार शोक जिसे अलग थलग निजी मौन में रखने के बजाय सामूहिक रूप से उठाया गया है। मेहर, जो अब अपनी काफी बड़ी उम्र में थी और जिनका अपना जीवन का काम लगभग पूरी तरह से इस सावधान धैर्यवान अभ्यास के लिए समर्पित हो गया था, ने कहा, मुझे लगता है कि कीपर्स ने ठीक यही समझा था जिसे पूरी तरह से सीखने में हमें दशकों की आवश्यकता थी, ये कि ईमानदारी से एक साथ गवाही देना ही अपने आप में प्रतिरोध का एक रूप है, रिकनिंग के अपने उदासीन ब्रह्मांडीय तंत्र के खिलाफ नहीं, बल्कि उस निराशा के खिलाफ जो किसी ऐसे समुदाय को उपभोग कर सकती है जो बिना किसी स्पष्ट जीत के मार्ग के नुकसान का सामना कर रहा है। यह इस प्रथा के अपने चौथे दशक में था, जो किरण के अपने कार्यकाल के दौरान अच्छी तरह से चल रहा था, कि गायब होना अंततः धीरे धीरे धीमा होने लगा, नाटकीय रूप से नहीं, किसी एक स्पष्ट समाधान के क्षण के साथ नहीं, बल्कि उसी क्रमिक धैर्यवान गिरावट के माध्यम से जिसे कीपर्स ने सदियों पहले अपने क्षेत्र के इतिहास में अनुभव करने का वर्णन किया था। आर्काइव के वरिष्ठ विद्वान ने प्रोत्साहनजनक, यदि अभी भी अनिश्चित प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हुए कहा, इस वर्ष 2 न कि संकट के अपने मूल चरम पर प्रलेखित 1 दर्जन या अधिक, हम अभी तक ये पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि यह वास्तविक समाधान का प्रतिनिधित्व करता है या केवल किसी बड़े पैटर्न के भीतर एक अस्थायी विराम है जिसका रिकनिंग अंततः अनुसरण करता है। किरण ने कहा, तब हम गवाही देना जारी रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने 4 दशकों से किया है, चाहे ये जल्द समाप्त हो या आने वाले दशकों तक जारी रहे। मुझे विश्वास नहीं है कि आसन समाधान की अनिश्चित उम्मीद के आधार पर हमारी अपनी प्रतिक्रिया बदलनी चाहिए। हम गवाही देते हैं क्योंकि यह सही है, न कि इसलिए कि यह जल्द ही आवश्यक नहीं रह सकता है। इस घटना का अपना अंतिम क्रमिक निष्कर्ष, जो अगले दशक में सैंक्चुरी द्वारा संपर्क बनाए रखने वाले हर पुष्ट क्षेत्र में किसी भी आगे के गायब होने के पूर्ण अभाव के माध्यम से पुष्टि किया गया, अंततः उस नाटकीय निर्णायक गुणवत्ता के बिना आया जिसे हर पिछले संकट के समाधान ने वहन किया था। मेहर ने, जो अब अपने अंतिम वर्षों में अच्छी तरह से थी, ये देखते हुए कहा, जो आर्काइव की इस सावधानीपूर्वक पुष्टि की समीक्षा कर रही थी कि एक पूरा दशक बिना किसी और नुकसान के बीत चुका है, ये बस रुक गया। ठीक उसी तरह जैसे कीपर्स ने दशकों पहले अपने क्षेत्र के अनुभव का वर्णन किया था जब हमने पहली बार उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया था। किरण ने पूछा, क्या हम समझते हैं क्यों? मेहर ने उस शांति के साथ स्वीकार किया जो उस व्यक्ति की होती है जिसने अपने लंबे करियर में इस तरह के अनसुलझे रहस्य के साथ वास्तव में अपनी शांति बना ली थी। नहीं, मुझे विश्वास है कि हम कभी नहीं करेंगे, पूरी तरह से। मुझे लगता है शायद ये किसी भी बड़े ब्रह्मांडीय संतुलन की प्रकृति है जिसे स्वयं बनाए रखता है, किसी भी एक संस्था की पूर्ण समझ से परे, चाहे हम इसका अध्ययन कितनी भी सावधानीपूर्वक और अच्छी तरह से जारी रखें। वो कुछ वर्षों के बाद शांति से गुजर गईं, उनका अपना नाम मेमोरियल हॉल की विशाल संचित सतह पर रिकनिंग पीड़ितों के काफी संग्रह के साथ जोड़ा गया, जिनके अपने सावधान समर्पित अभ्यास ने दशकों तक सम्मान बिताया था। एक जीवन जो अपने आप में एक पूरे सैंक्चुरी को ये सिखाने के लिए समर्पित था कि जब लड़ने के लिए कभी कोई स्पष्ट जीत उपलब्ध नहीं थी, तब साहस कैसा दिखता था। उनकी अपनी स्मारक पर लिखा गया था, मेहर, जिन्होंने इस जगह को सिखाया कि धैर्यपूर्वक गवाही समाधान की कोई गारंटी के बिना ईमानदारी से दी गई,
अपने आप में साहस का एक वास्तविक रूप है, शायद सबसे कठिन और सबसे आवश्यक जो इस सैंक्चुरी को कभी सीखना पड़ा है। अध्याय 105 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे रिकनिंग के बाद, जिसमें सैंक्चुरी अपने सबसे कठिन, सबसे अनिश्चित परीक्षण से बचने के बाद ये तय करना होगा कि दुनिया के बीच सीमा पर इसका अपना फिर से शुरू हुआ सावधान आउटरीच वास्तव में कैसा दिखना चाहिए। इस कठिन अध्याय ने अंततः जो कड़ी मेहनत से अर्जित बुद्धिमत्ता सिखाई है उसे आगे ले जाना। अध्याय 106 रिकनिंग के बाद किरण की अपनी उत्तराधिकारी ईशानी नाम की एक सावधान और विचारशील महिला, जिनका इसी तरह के नाम वाले प्राचीन हिल से कोई संबंध नहीं था। हालांकि सैंक्चुरी के अपने काफी बड़े इतिहास में शताब्दियों तक गूंजने वाले नामों का अपना विशेष सिलसिला जारी रहा, को एक ऐसी संस्था विरासत में मिली जो 4 दशकों की धैर्यवान और अनिश्चित गवाही से पूरी तरह बदल चुकी थी, और उन्होंने खुद को एक ऐसे सवाल के सामने पाया जिसका जवाब उनके किसी भी पूर्ववर्ती को इतने सीधे तौर पर देने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अपनी सेवा के कुछ साल बाद उन्होंने अपनी वरिष्ठ परिषद से पूछा, क्या हम अपनी जानबूझकर की जाने वाली पहुंच आउटरीच को फिर से शुरू करें? उन्होंने ये सवाल रखा जिसे रिकनिंग के अंततः सामने आए अनिश्चित निष्कर्ष ने अनुत्तरित छोड़ दिया था। भौतिक क्रॉसिंग, अनपुष्ट क्षेत्रों के साथ नए संपर्क का निरंतर पोषण, वो सब कुछ जिसे हमने कई दशकों पहले इस डर से जानबूझकर रोक दिया था कि यह शायद संकट को बढ़ाने में योगदान दे रहा हो। थ्रेशहोल्ड आर्काइव के वरिष्ठ विद्वान ने कहा, हमने कभी पुष्टि नहीं की कि वो विराम वास्तव में मायने रखता था भी या नहीं। रिकनिंग अपनी अनिश्चित अवधि के लिए इसके बावजूद जारी रही और अपनी अनिश्चित समय सीमा पर समाप्त हुई। मुझे विश्वास नहीं है कि हमारे पास दोनों में से किसी भी पक्ष में कोई वास्तविक प्रमाण है। इसके बाद होने वाली बहस, जो कई सावधानीपूर्वक वर्षों तक चली, में कीपर्स के अपने दूर के मार्गदर्शन और इस तरह के अनिश्चित, उच्च दांव वाले निर्णय के साथ सैंक्चुरी के अपने 4 दशकों के मुश्किल से अर्जित अनुभव दोनों की संचित बुद्धिमत्ता का उपयोग किया गया। ईशानी ने अंततः अपनी सावधानीपूर्वक निष्कर्ष को एकत्रित परिषद के सामने रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें फिर से शुरू करना चाहिए, लापरवाही से नहीं और जोखिम की वास्तविक स्वीकृति के बिना भी नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि रिकनिंग ने हमें कुछ ऐसा सिखाया जो आवश्यक था, यहां तक कि अपने अनिश्चित समाधान में भी, कि धैर्यवान प्रेम किसी भी सीमा के पार ईमानदारी से दिया गया, जिसे वह अंततः छूता है, प्रयास करने की काफी कीमत के लायक बना रहता है, तब भी जब हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि यह ऐसी कठिनाइयों को जन्म नहीं देगा जिन्हें हम अभी पूरी तरह से नहीं समझते हैं। परिषद के एक सदस्य ने पूछा, कौन सी चीज आपको उस जोखिम को फिर से उठाने के लिए इतना आत्मविश्वासी बनाती है? ईशानी ने सवाल पर सावधानीपूर्वक विचार किया। उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया, मैं आत्मविश्वासी नहीं हूं। मुझे लगता है कि इस सटीक सवाल का सामना करने वाले मेरे किसी भी पूर्ववर्ती के लिए आत्मविश्वास वास्तव में कभी उपलब्ध नहीं था। मुझे लगता है कि मेरे पास वास्तव में जो है, वह रावी द्वारा सदियों पहले पहली बार प्रदर्शित की गई वही धैर्यवान, मुश्किल से अर्जित की गई दृढ़ कन्विक्शन है कि जिस किसी की भी रक्षा करने लायक लगे, उसकी ओर हाथ बढ़ाना हमेशा कोशिश करने की अनिश्चित कीमत के लायक होता है, भले ही परिणामों के बारे में हमारी अपनी समझ अधूरी ही क्यों न रहे। पुनः शुरू की गई आउटरीच, जिसमें सैंक्चुरी की रिकनिंग पूर्व प्रथाओं की तुलना में काफी अधिक सावधानी बरती गई थी, ने केप रिकॉर्ड और इसके कई पुष्ट सिस्टर संस्थानों के साथ धीरे धीरे वास्तविक, निरंतर संपर्क को फिर से स्थापित किया। हालांकि इस बार प्रत्येक भाग लेने वाले क्षेत्र में संयुक्त रूप से विकसित एक औपचारिक, साझा प्रोटोकॉल के साथ, जिसे किसी भी शुरुआती चेतावनी के संकेतों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था, जो ये संकेत दे सके कि एक नया करेक्शन बनना शुरू हो रहा है। ईशानी ने प्रत्येक पुष्ट सिस्टर संस्थान के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त सभा के सामने औपचारिक प्रोटोकॉल प्रस्तुत करते हुए समझाया, हम इसे बैलेंस वॉच कहते हैं, एक निरंतर सहयोगात्मक निगरानी प्रणाली जो हमारे सभी भाग लेने वाले क्षेत्रों में एक साथ अंतर क्षेत्रीय संपर्क की आवृत्ति और तीव्रता को ट्रैक करती है, ताकि यदि रिकनिंग का अपना पैटर्न कभी फिर से उभरने लगे तो हम इसे पहली बार की तुलना में काफी पहले पहचान सकें। सेरा की अपनी उत्तराधिकारी केप रिकॉर्ड के अपने निरंतर नेतृत्व की अध्यक्षता करते हुए ने सावधानीपूर्वक संचार लिंक के माध्यम से अपना औपचारिक समर्थन दिया। उन्होंने कहा, हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे अपने 2 संस्थानों और इस संकट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने वाले कई अन्य लोगों ने रिकनिंग के अपने कठिन दशकों से कुछ वास्तविक रूप से मूल्यवान सीखा है कि दुनिया के बीच की सीमा पर हमारी साझा पहुंच अपने वास्तविक लाभ के साथ वास्तविक जिम्मेदारी भी लेकर आती है, और उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ने के लिए ठीक इसी तरह की सावधानीपूर्वक सहयोगात्मक सतर्कता की आवश्यकता होती है। आने वाले वर्षों में बैलेंस वॉच की औपचारिक स्थापना ने ओपन लेजर और सिस्टर संस्थानों के इसके काफी बड़े नेटवर्क द्वारा अपने साझा
अंतर क्षेत्रीय मिशन को समझने के तरीके में एक वास्तविक परिपक्व विकास को चिन्हित किया। न केवल जहां भी अवसर या आवश्यकता प्रस्तुत हुई वहां बाहर की ओर पहुंचना, बल्कि उस बड़े ब्रह्मांडीय संतुलन पर सावधानीपूर्वक जानबूझकर ध्यान केंद्रित करना जिसे उनके संचित छात्रवृत्ति के सदियों ने अभी अभी दर्दनाक तरीके से ठीक से सम्मान करना सीखा था। ईशानी ने बैलेस वॉच के अपने सफल संचालन के कुछ वर्षों बाद थ्रेशहोल्ड आर्काइव की निरंतर सेवा में प्रवेश करने वाले नए प्रशिक्षित विद्वानों की एक सभा को संबोधित करते हुए विचार व्यक्त किया। मुझे लगता है कि यह ठीक उसी तरह की बुद्धिमत्ता है जिसे हर पीढ़ी अंततः अर्जित करती है, उस कठिन परीक्षा के माध्यम से जिसका सामना उनका अपना विशेष युग करता है। रावी की अपनी पीढ़ी ने धैर्यवान चोरी का जवाब धैर्यवान प्रेम से देना सीखा। कीर्ति की पीढ़ी ने किसी भी एक संकट से अधिक समय तक टिकने में सक्षम संस्थानों का निर्माण करना सीखा। हमारी अपनी पीढ़ी ने, ऐसा लगता है, ये सीख लिया है कि यहाँ तक कि धैर्यवान प्रेम को भी, चाहे वह कितनी भी अच्छी नीयत से क्यों न हो, उस बड़े संतुलन के प्रति सावधानीपूर्वक विनम्र ध्यान के साथ पेश किया जाना चाहिए जिसके भीतर वह मौजूद है। एक ऐसा पाठ जिसे मुझे विश्वास है कि हमारे किसी भी संस्थापक को ये सीखने की आवश्यकता का अनुमान नहीं था, जब तक कि रिकनिंग ने खुद अंततः दर्दनाक तरीके से हमें यह नहीं सिखाया। अध्याय 106 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे द बैलेस वॉच, जिसमें यह नई सहयोगात्मक निगरानी प्रणाली सैंक्चुरी के अपने निरंतर विकसित अभ्यास में बस जाती है और एक नई पीढ़ी को एक साथ दो चीजें सीखनी होंगी: बाहर की ओर पहुंचने का साहस और किसी भी एक संस्थान द्वारा कभी भी पूरी तरह से समझे या नियंत्रित किए जाने की सीमाओं को पहचानने की विनम्रता। अध्याय 107 द बैलेस वॉच। द बैलेस वॉच की अपनी पहली वास्तविक परीक्षा इसके औपचारिक संचालन के कुछ 30 साल बाद आई, जब देवांश नाम के एक युवा विद्वान, जिसका उसी नाम के प्राचीन खगोलविद से कोई संबंध नहीं था, हालांकि सैंक्चुरी के बड़े इतिहास में इसकी अपनी विशेष आदत जारी रही, ने अपने नियमित निगरानी कर्तव्यों में एक चिंताजनक पैटर्न को चिन्हित किया। उसने अपने विस्तृत निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हुए ईशानी की अपनी उत्तराधिकारी नंदिनी नाम की एक सावधान महिला से रिपोर्ट किया, अंतर क्षेत्रीय संपर्क हमारे प्रोटोकॉल की अपेक्षाओं से काफी तेजी से बढ़ा है। केवल हमारे सैंक्चुरी की अपनी पहुंच ही नहीं, केप रिकॉर्ड और कम से कम 4 अन्य पुष्ट सिस्टर संस्थानों ने पिछले दशक में स्वतंत्र रूप से अपने कार्यक्रमों का विस्तार किया है, जिनमें से प्रत्येक इस बात से अनजान है कि कुल संयुक्त योग उस सीमा से कैसे तुलना करता है जिसने मूल रूप से रिकनिंग को ट्रिगर किया था। नंदिनी के सीने में एक ठंडी, जानी पहचानी घबराहट बैठ गई। क्या हम एक और करेक्शन के करीब पहुंच रहे हैं? देवांश ने ईमानदारी से स्वीकार किया, मुझे नहीं पता। द बैलेस वॉच का निर्माण ठीक इसी तरह के पैटर्न को संकट के अनुपात में पहुंचने से पहले पकड़ने के लिए किया गया था। मेरा मानना है कि हम इसे अपने इच्छित रूप में काम करते हुए देख रहे हैं, गायब होने की शुरुआत होने के बाद ही खतरे को पहचानने के बजाय एक चिंताजनक प्रवृत्ति की समय रहते पहचान करना। इसके बाद होने वाली औपचारिक संयुक्त परिषद, जिसे प्रत्येक भाग लेने वाले क्षेत्र के सावधानीपूर्वक संचार चैनलों के माध्यम से तत्काल बुलाया गया था, ने एक ऐसे सवाल का सामना किया जिसे रिकनिंग के अपने कठिन दशकों ने कभी वास्तव में हल नहीं किया था। क्या जानबूझकर समन्वित संयम वास्तव में एक करेक्शन की शुरुआत को रोक सकता है, या क्या ये घटना एक बार ट्रिगर होने पर किसी भी संस्थान की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना बस अपने स्वयं के उदासीन प्राकृतिक पाठ्यक्रम का पालन करती है? नंदिनी ने एकत्रित बहुक्षेत्रीय सभा को बताया, हम नहीं जानते कि अब हमारे संयुक्त संपर्क को कम करने से वास्तव में एक नया रिकनिंग रुकेगा या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि द बैलेस वॉच का अपना पूरा उद्देश्य हमें ठीक यही विकल्प देना था: शुरुआती चेतावनी पर कार्य करने का मौका, न कि केवल उस परिणाम को सहन करना जो हमारे अपने संचित विकास ने अंततः उत्पन्न किया। केप रिकॉर्ड के अपने वर्तमान नेता अराव नाम के एक विचारशील व्यक्ति, जो उसी नाम के प्राचीन स्वयंसेवक से संबंधित नहीं थे, ने अपने संस्थान का औपचारिक समझौता प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हम एक अस्थायी समन्वित कमी का प्रस्ताव करते हैं, सभी भाग लेने वाले क्षेत्रों में एक साथ उस अवधि के लिए बनाए रखा जाता है जिसे हमारी संयुक्त छात्रवृत्ति समग्र पैटर्न को सुरक्षित ऐतिहासिक सीमाओं के भीतर वापस लाने के लिए आवश्यक मानती है। अगले 2 वर्षों में प्रत्येक पुष्ट सिस्टर संस्थान में लागू की गई समन्वित कमी के लिए प्रत्येक भाग लेने वाले क्षेत्र से एक वास्तविक कठिन बलिदान की आवश्यकता थी। कम भौतिक क्रॉसिंग, नए संपर्क का रुका हुआ विस्तार और विनिमय कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण मंदी, जिसने पिछली पीढ़ियों में शामिल प्रत्येक संस्थान को वास्तविक पारस्परिक लाभ पहुंचाया था। समन्वित कमी के कुछ महीनों बाद नंदिनी के अपने वरिष्ठ समन्वयकों में से एक ने देखा, इसकी हमें काफी कीमत चुकानी पड़ती है। वे विद्वान जिन्होंने विनिमय अध्ययन के वर्षों की योजना बनाई थी,
वे परिवार जो सीमा पार से रिश्तेदारों के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद कर रहे थे। संपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रम अनिश्चित काल के लिए रुक गए। नंदिनी ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि यह ठीक उसी तरह की कीमत है जिसे द बैलेस वॉच ने हमें जानबूझकर चुनने में मदद करने के लिए बनाया था, न कि 30 तेज वर्षों के अनिश्चित दर्दनाक नुकसान द्वारा हम पर थोपे जाने के लिए। मैं इस काफी लेकिन सीमित बलिदान को अब उठाना पसंद करूंगी, बजाय रिकनिंग के अपने विनाशकारी खुले अंत वाले टोल को दोहराने का जोखिम उठाने के। 2 साल के बाद थ्रेशहोल्ड आर्काइव की अपनी सावधानीपूर्वक निगरानी द्वारा पुष्टि की गई कमी की अपनी अंतिम सफलता, जिसमें दिखाया गया कि संयुक्त अंतरक्षेत्रीय संपर्क पैटर्न वास्तव में उन स्तरों पर वापस आ गया था जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड ने सुझाया था कि मूल रूप से रिकनिंग को ट्रिगर करने वाली किसी भी सीमा से सुरक्षित रूप से नीचे थे, ने एक ऐसे तरीके से जिसे नंदिनी के किसी भी पूर्ववर्ती ने कभी हासिल करने में कामयाब नहीं किया था। द बैलेस वॉच के अपने सावधान सहयोगात्मक डिजाइन के पीछे के पूरे आधार को मान्य किया। देवांश ने एकत्रित संयुक्त परिषद के सामने पुष्ट निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए बताया, हमने इसे रोक दिया, निश्चितता के साथ नहीं। हम अभी भी अंतर्निहित तंत्र को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझते हैं कि यह वादा कर सके कि यह हमेशा काम करता है। लेकिन इस बार हमने किसी भी परिणाम के आने के बाद उसे सहन करने के बजाय जानबूझकर कार्य करने के लिए खतरे की समय रहते पहचान कर ली। पुष्टि को सुनते हुए नंदिनी के सीने में एक वास्तविक, मुश्किल से अर्जित संतुष्टि बैठ गई। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह ठीक वही है जो मेहर के अपने धैर्यपूर्वक गवाही के कठिन दशकों ने अंततः हमारे लिए खरीदा था। एक बार संकट आने पर ईमानदारी से संकट को सहन करने की बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि एक को आने से रोकने के लिए कभी कभी बुद्धिमत्ता और सावधानीपूर्वक सहयोगात्मक बुनियादी ढांचा। अगले अध्याय में हम देखेंगे द वॉच किसकी रक्षा करती है, जिसमें सैंक्चुरी इस बात पर विचार करती है कि इसकी शताब्दियों के संचित संकटों ने किस वास्तविक, मुश्किल से अर्जित परिपक्वता को उत्पन्न किया है, और इस बात पर विचार करती है कि यह अंततः किस प्रकार की संस्था बन गई है जिसने न केवल लड़ना सीखा है बल्कि यह जानना भी सीखा है कि जब क्षण वास्तव में लड़ने की मांग नहीं करता है तो लड़ना बुद्धिमत्ता क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आरके स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक जरूर दें और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।